नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं और ये सफर है सीखने का। हम सब कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये सीखने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी यात्रा के नक्शे को समझेंगे, इसके उतार चढ़ावों को जानेंगे और देखेंगे कि वो कौन से मोड़ हैं जहां हमारी रफ्तार कम या ज्यादा होती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या सीखना एक सीधी सरल रेखा की तरह है? मतलब क्या ऐसा होता है कि हम हर दिन एक बराबर रफ्तार से सीखते जाते हैं बिना किसी रुकावट के? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम सबकी सीखने की जो यात्रा है ना, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ कितनी तेजी से समझ आ रहा है और कभी लगता है कि दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। और इसके पीछे कई वजहें होती हैं। हमारा मूड, हमारे आसपास का माहौल, सब कुछ हमारी सीखने की स्पीड पर असर डालता है। तो आज के इस सफर में हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम सीखने के इस घुमावदार रास्ते को समझेंगे। फिर हम सीखने के 4 खास वक्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम के पठार की। ये वो जगह है जहां सीखना रुक सा जाता है। फिर हम देखेंगे कि इस पठार को तोड़ा कैसे जाए। और हाँ, आखिर में हम अपने ज्ञान को परखने के लिए एक छोटी सी परीक्षा भी लेंगे। तो चलिए अपने सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं और इस नक्शे के सबसे जरूरी हिस्से यानी लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र को समझते हैं। तो ये लर्निंग कर्व आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। ये बस एक ग्राफ है, एक तस्वीर जो ये दिखाती है कि वक्त के साथ साथ हमारी सीखने की प्रगति कैसी रही है। मतलब हमने कहाँ तेजी दिखाई, कहाँ हमारी रफ्तार धीमी हुई और कहाँ हम रुक गए। ये हमारी पूरी लर्निंग जर्नी का एक विजुअल रिकॉर्ड है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सीखने का वक्र सिर्फ ये नहीं बताता कि सीखना ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं, इसका असली काम प्रगति को दिखाना है। प्रोग्रेस मतलब क्या प्रोग्रेस तेज हो रही है, धीमी हो रही है या फिर रुक गई है। ये सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि प्रोग्रेस का आईना है। वैसे ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी कहानी 1885 में हरमन एबिंगहॉस के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने ही सबसे पहले इसे दुनिया के सामने रखा। फिर 1900 की शुरुआत में ब्रायन और हार्टर जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया और 1934 में आर्थर बिल्स ने अलग अलग तरह के वक्रों के बारे में विस्तार से बताया, जिनकी बात हम आज भी करते हैं। चलिए, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो सीखने की इस यात्रा के 4 अलग अलग रास्तों को देखते हैं। मतलब वो 4 मुख्य तरह के वक्र जो हमारी सीखने की कहानी बताते हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र। ये एक सीधी लाइन होती है जो मानती है कि सीखने की रफ्तार हमेशा हर पल एक जैसी रहती है। पर जैसा हमने अभी बात की, असल जिंदगी में ऐसा होना नामुमकिन है। तो ये बस किताबों की बात है, एक थ्योरी है। अब आते हैं उन 2 रास्तों पर जो असल में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है नतोदर या कॉन्केव कर्व। इसमें क्या होता है, शुरुआत में प्रगति बहुत धीमी होती है और फिर अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। याद है, शुरू में कितना डर लगता था। पेडल मारने में, बैलेंस बनाने में सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता था। लेकिन जिस दिन बैलेंस बन गया, उसके बाद तो बस फराटे से आगे बढ़ते गए। इसे याद रखने के लिए एक मज़ेदार ट्रिक है, CAVE यानी गुफा। जैसे हम किसी गुफा में पहले धीरे धीरे घुसते हैं और फिर अंदर का रास्ता साफ दिखने लगता है और हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। और दूसरा रास्ता है ठीक इसका उल्टा, उन्नतोदर या कॉन्वेक्स कर्व। यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। शुरुआत होती है एकदम तूफानी रफ्तार से, लेकिन फिर धीरे धीरे गति कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नई भाषा सीखनी हो, उसके शुरू के 50-100 शब्द याद करना कितना आसान और तेज लगता है ना? लेकिन जैसे ही बात ग्रामर के मुश्किल नियमों पर आती है, स्पीड अपने आप कम हो जाती है। इसे याद रखने का तरीका है WAX यानी मोम। सोचिए, आप तेजी से चल रहे हैं और अचानक आपका पैर मोम पर पड़ जाए, क्या होगा? स्पीड घट जाएगी, है ना आसान? और अब चौथा और सबसे असली वक्र, इसे कहते हैं मिश्रित वक्र या एस शेप्ड कर्व। सच कहूं तो हम सबकी सीखने की यात्रा ज्यादातर ऐसी ही होती है। कभी स्पीड बहुत तेज होती है, फिर धीमी पड़ जाती है, फिर शायद एक ठहराव आता है और फिर से हम रफ्तार पकड़ लेते हैं। ये उतार चढ़ाव ही सीखने का असली चेहरा है।
इसी उतार चढ़ाव की बात करते हुए एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सफर एकदम थम सा जाता है, ना आगे ना पीछे। इसी ठहराव को कहते हैं अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेटो वो स्टेज है जहां हमारे सीखने के ग्राफ में कोई हरकत नहीं होती। वो एक सपाट सीधी लाइन बन जाता है। इसका मतलब है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस में न तो कोई सुधार हो रहा है, न ही कोई गिरावट। प्रोग्रेस एकदम रुक गई है। पर ऐसा होता क्यों है? आखिर हमारी प्रोग्रेस रुक क्यों जाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ने से दिमागी या शारीरिक थकान हो गई हो, या शायद जिस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अब मजा नहीं आ रहा, मोटिवेशन खत्म हो गया है। कभी कभी टॉपिक ही इतना मुश्किल होता है कि समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़ें। या ये भी हो सकता है कि पढ़ाने का तरीका ही बोरिंग हो। ये सब वजह मिलकर हमें उस पठार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये पठार कोई हमेशा रहने वाली दीवार नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जो हमें इस ठहराव से निकालकर वापस प्रोग्रेस के रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए? सबसे पहली और सबसे असरदार चीज है अपने तरीके बदलिए। अगर रोज एक ही तरह से पढ़कर बोर हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई कीजिए। दूसरा, आराम कीजिए। कभी कभी हमारा दिमाग बस एक ब्रेक मांगता है। लगातार काम करने से बेहतर है छोटा सा ब्रेक लेकर फ्रेश महसूस करना। तीसरा, अपनी प्रेरणा को फिर से जगाइए। याद कीजिए कि आपने ये सीखना शुरू ही क्यों किया था। और आखिरी बात, अगर कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट लीजिए। तो अब तक का सफर मजेदार रहा। चलिए अब देखते हैं कि इस यात्रा में हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमें कितना याद रहा। कुछ आसान से सवाल हैं, तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। सोचिए, जब शुरुआत धीमी हो और बाद में रफ्तार एकदम से बढ़ जाए, इस तरह के कर्व को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नतोदर या कॉनकेव। याद है ना, केव वाला उदाहरण। गुफा में पहले धीरे धीरे घुसते हैं और फिर अंदर तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉजिटिव प्रोग्रेस को दिखाता है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। वो कौन सी स्टेज है जहां सीखने की प्रगति बिल्कुल थम जाती है, एकदम स्थिर? बिल्कुल, इसका सही उत्तर है सी, अधिगम का पठार। ये हमारे सीखने के नक्शे का वही समतल हिस्सा है जहां हमारी गाड़ी कुछ वक्त के लिए रुक जाती है और कोई प्रोग्रेस नहीं होती। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। वो एस आकार का कर्व जो सीखने की असल उतार चढ़ाव से भरी कहानी दिखाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? एकदम सही जवाब है डी, मिश्रित वक्र। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि सीखना कोई सीधी लाइन की रेस नहीं है, बल्कि एक रोमांचक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज हमने सीखने की यात्रा का पूरा नक्शा समझ लिया है। अब सवाल यह है कि इस नक्शे का इस्तेमाल करके कोई अपनी सीखने की यात्रा को बेहतर कैसे बना सकता है। जब अगली बार कोई पठार आए तो उसे पार करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर जरूर सोचिएगा। सीखना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों। शुरुआत में रास्ता आसान होता है, हम तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक एक खड़ी चढ़ाई आ जाती है जहां हमारी सांस फूलने लगती है। और कभी कभी तो हम एक सपाट पठार पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि हम चल तो रहे हैं पर आगे बढ़ ही नहीं रहे। आज की हमारी चर्चा इसी सफर के नक्शे को समझने के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सीखने की प्रक्रिया के उतार चढ़ावों को ग्राफ के जरिए समझाते हैं। हाँ, और ये नक्शा जिसे सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व कहते हैं, वो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गिटार बजाना हो, कोई नई भाषा हो या ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर। आज हम इसी नक्शे के अलग अलग रास्तों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जब हम किसी पठार पर अटक जाएं, जिसे लर्निंग प्लेटो कहते हैं, तो वहां से आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए इस सफर की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये लर्निंग कर्व आखिर हैं क्या और ये हमें हमारी तरक्की के बारे में क्या बताते हैं। फिर हम 4 अलग अलग तरह के रास्तों पर चलेंगे, मतलब 4 तरह के कर्व्स। और सबसे जरूरी, हम उस मुश्किल पठार यानी लर्निंग प्लेटो पर बात करेंगे कि हम वहां पहुंचते क्यों हैं और उससे बाहर निकलने के क्या तरीके हैं। और अंत में स्रोत में दिए गए कुछ दिलचस्प सवालों के जरिए इस पूरी चढ़ाई की अपनी समझ को परखेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या हम हमेशा एक ही रफ्तार से सीखते हैं? मुझे तो नहीं लगता।
स्रोत में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। सोचिए किसी को पता चले कि आज शाम दोस्तों के साथ मेले में जाना है, तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? ध्यान तो घड़ी की सुई पर ही रहेगा। या कोई घर से डांट खाकर आया हो तो उसका मन वैसे ही भारी होगा। सीखना तो दूर की बात है। बिल्कुल सही। और इन्हीं उतार चढ़ावों को जब हम एक ग्राफ पर उतारते हैं तो उसे लर्निंग कर्व कहते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात बताता है। ये कर्व सीखने की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग का एक रिकॉर्ड है, न कि सीखने के गतिशील चरित्र का, डायनामिक नेचर ऑफ लर्निंग का। एक मिनट, ये थोड़ा उलझाने वाला है। प्रगति और गतिशील चरित्र में क्या फर्क है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये अंतर इसलिए जरूरी है क्योंकि गतिशील चरित्र का मतलब है कि हमारा दिमाग हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ प्रोसेस कर रहा है, नई जानकारी को पुरानी से जोड़ रहा है, चीजों को समझ रहा है। ये एक लाइव चलती हुई प्रक्रिया है। लेकिन कर्व उस पूरी प्रक्रिया का एक स्नैपशॉट है, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक तय समय में, मान लीजिए 1 हफ्ते या 1 महीने में, हमने कितनी तरक्की की। ये नतीजा दिखाता है उस पल पल बदलती हुई दिमागी कसरत को नहीं। और ये एक ऐसा बारीक अंतर है जिस पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं या एकेडमिक चर्चाओं में सवाल उठाए जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारी प्रोग्रेस का आईना है। तो ये आइडिया आया कहाँ से स्रोत के मुताबिक? इसकी शुरुआत हरमन एबिंगहॉस नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने की थी 1885 में। उन्होंने पहली बार दिखाया था कि हम कैसे भूलते हैं और कैसे सीखते हैं। हाँ, और उनके बाद ब्रायन और हार्टन जैसे लोगों ने इसे आगे बढ़ाया। स्रोत में एक और नाम का जिक्र है, आर्थर बेल का, जिन्होंने 1934 में इन कर्व्स के अलग अलग प्रकारों को विस्तार से समझाया। तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ एक विचार है। ठीक है, तो अब जब हम नक्शे की भाषा समझ गए हैं, तो चलिए उन 4 अलग अलग रास्तों यानी कर्व्स को देखते हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र, सिंपल लीनियर कर्व। यह एक सीधी रेखा है जो 45 डिग्री के कोण पर ऊपर जाती है। इसका मतलब हुआ कि सीखने की रफ्तार हमेशा एक जैसी बनी रहे। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? सिद्धांतिक रूप से हाँ, पर असल जिंदगी में लगभग नामुमकिन। हमारी नींद, हमारा खाना, आसपास का माहौल, विषय में हमारी रुचि, सिखाने वाले का तरीका, इतनी सारी चीजें हमारी गति को हर पल प्रभावित करती हैं। एक सीधी लाइन में सीखना इंसान की फितरत में ही नहीं है। ये एक आदर्श स्थिति है, हकीकत नहीं। तो फिर हकीकत क्या है? दूसरा प्रकार है नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व। इसमें ग्राफ धीरे धीरे शुरू होता है और फिर अचानक तेजी से ऊपर जाता है। स्रोत में इसे याद रखने का एक कमाल का तरीका है। अंग्रेजी के कॉन्केव में केव यानी गुफा शब्द छिपा है। जब आप किसी अंधेरी गुफा में घुसते हैं तो पहले कदम धीरे धीरे संभल कर रखते हैं। फिर जब रास्ता समझ आने लगता है और आंखें अंधेरी की आधी हो जाती हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। इसीलिए इसे सकारात्मक वक्र या पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं, क्योंकि अंत में प्रगति बढ़ रही है। ये तब होता है जब हम कोई मुश्किल हुनर सीखते हैं, जैसे कोडिंग या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। शुरुआत में बुनियादी चीजें समझने में वक्त लगता है, उंगलियां सांस पर ठीक से नहीं चलती। लेकिन एक बार जब वो शुरुआती बाधा पार हो जाती है तो प्रगति बहुत तेजी से होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल समझ आ गया। अब तीसरा प्रकार, जो इसका ठीक उल्टा है, उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। इसमें शुरुआत में रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। ग्राफ एक पहाड़ी की चोटी जैसा दिखता है जो फिर ढलान पर आ जाता है। हाँ, और ग्राफ में यह एक उभार या पेट जैसा दिखता है, जिसे हिंदी में उदर कहते हैं। इसीलिए इसका नाम उन्नतोदर पड़ा। इससे नकारात्मक वक्र यानी नेगेटिव कर्व माना जाता है, क्योंकि समय के साथ प्रगति में गिरावट आ रही है। ये अक्सर तब होता है जब हम किसी नए विषय को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, जैसे नए साल पर जिम जाना। हाँ, बिल्कुल। पहले हफ्ते का जोश देखने लायक होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुश्किल लगने लगता है और रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हाँ, ये तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला कर्व हो गया। बहुत सही। और चौथा और आखिरी प्रकार है मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व, जिसे एस आकार का या सर्पिलाकार भी कहते हैं। इसमें गति तेज, फिर धीमी, फिर तेज, एक लहर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। सच कहूं तो ये असल जिंदगी के सीखने के पैटर्न के सबसे करीब लगता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है।
अक्सर हम निराश हो जाते हैं जब हमारी रफ्तार धीमी पड़ती है, लेकिन एस कर्व हमें बताता है कि ये गिरावट असल में सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। ये संकेत है कि हम किसी आसान चीज से एक मुश्किल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यह ठहराव नहीं, बल्कि एक नए स्तर पर जाने की तैयारी है। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आप एक लेवल आसानी से पार करते हैं, मतलब तेज प्रगति। फिर बॉस फाइट में अटक जाते हैं, यानी धीमी प्रगति। और जब उसे हरा देते हैं तो अगले लेवल में फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। सीखना बिल्कुल ऐसा ही है। ये एस आकार का वक्र सबसे ज्यादा यथार्थवादी लगता है, लेकिन इसमें भी एक खतरा छपा है। क्या होता है जब ग्राफ नीचे जाने के बाद ऊपर ही ना आए, जब वो एक सीधी लकीर बन जाए? इसी ठहराव को हमारे स्रोत अधिगम पठार या लर्निंग प्लाटो कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते एक समतल मैदान में पहुंच गए हैं जहां कोई चढ़ाई ही नहीं है। ये हर सीखने वाले की जिंदगी का सबसे निराशाजनक दौर होता है। मुझे याद है जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी तो शुरू में सब बहुत तेजी से सीखा, लेकिन फिर एक पठार आया जब मैं रिवर्स पार्किंग में अटक गई। हफ्तों तक कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे लगा मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। यही एक क्लासिक लर्निंग प्लेटो था। स्रोत इसके कई कारण बताता है। सबसे आम है मानसिक या शारीरिक थकान। जब दिमाग थक जाता है तो वो नई जानकारी लेना बंद कर देता है। और प्रेरणा की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है ना। अगर हमें लगे कि हम कुछ हासिल नहीं कर रहे तो कोशिश करने का मन ही नहीं करता, या शायद विषय ही इतना उबाऊ या मुश्किल हो गया हो कि आगे बढ़ने का रास्ता न दिखे। बिल्कुल। कभी-कभी सिखाने का तरीका भी इसका जिम्मेदार होता है। अगर कोई टीचर एक ही तरीके से बिना किसी रोचकता के पढ़ाता रहे तो छात्र की रुचि खत्म हो सकती है और वह एक पठार पर पहुंच सकता है। गलत आदतें या तकनीक भी एक वजह हो सकती है। जैसे मेरे मामले में मैं शायद स्टीयरिंग व्हील को गलत तरीके से घुमा रही थी। तो फिर इस पठार को तोड़ा कैसे जाए? क्या इसका कोई समाधान है? मान लीजिए कोई गिटार सीख रहा है और 1 महीने से एक ही कॉर्ड पर अटका हुआ है। इस पठार को तोड़ने के लिए वो क्या कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत कुछ बहुत ही व्यावहारिक समाधान सुझाता है। सबसे पहले वो कुछ दिन के लिए गिटार से ब्रेक ले सकता है। कभी कभी दिमाग को आराम देने से चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। दूसरा, वो उस मुश्किल कॉर्ड को छोड़कर कोई मजेदार और आसान गाना सीखने की कोशिश कर सकता है ताकि उसका आत्मविश्वास और मजा वापस आए। तीसरा और सबसे जरूरी, शिक्षण के तरीके में बदलाव लाना। हो सकता है वो YouTube पर किसी दूसरे टीचर का वीडियो देखें या किसी दोस्त से पूछें कि क्या वो अपनी उंगलियां गलत तो नहीं रख रहा। कभी कभी एक छोटा सा बाहरी नजरिया ही उस पठार को तोड़ देता है। मतलब रणनीति बदलना जरूरी है। एक ही तरीके से बार बार कोशिश करने से शायद कुछ ना हो। विषय को सरल बनाना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और सबसे जरूरी, खुद को प्रेरित रखना। हाँ, और शिक्षकों के लिए ये समझना और भी जरूरी है। उन्हें अपनी शिक्षण विधि में मनोरंजन, विश्राम और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। ये जानना कि हर छात्र का सीखने का अपना एक वक्र होता है, बहुत जरूरी है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। चलिए अब इन सब विचारों को कुछ स्थितियों पर लागू करके देखते हैं। स्रोत में कुछ सवाल हैं। उन्हें एक क्विज की तरह नहीं बल्कि एक चर्चा के तौर पर लेते हैं। तो पहली स्थिति, एक छात्र ने पढ़ना शुरू किया। उसकी सीखने की गति बहुत तेज थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो बहुत धीमी हो गई। ये कौन सा वक्र बनेगा? ये साफ तौर पर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स वक्र है। वही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वाला कर्व। शुरुआत में तेज प्रगति और बाद में गिरावट। ये संकेत है कि या तो विषय मुश्किल हो गया है या शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया है। बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति, एस आकार का वक्र हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? ये हमें सबसे बड़ी सच्चाई बताता है कि सीखना एक अनियमित, एक इर्रेगुलर प्रक्रिया है। इसमें तेजी भी है और ठहराव भी। और ये हमें सिखाता है कि जब गति धीमी हो तो निराश न हो, क्योंकि ये एक नए उछाल की तैयारी हो सकती है। ये यथार्थवादी उम्मीदें रखने में मदद करता है। और आखिरी सवाल जो शायद सबसे अहम है, अधिगम पठार या लर्निंग प्लेटू का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सीखना बंद हो गया? तकनीकी तौर पर इसका मतलब है कि उस समय सीखने की प्रक्रिया में कोई बाहरी प्रगति नहीं दिख रही है। ग्राफ सपाट है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है जो आपने पहले पूछा था। हाँ। कि क्या कोई प्रगति नहीं होना हमेशा बुरा होता है, या कभी-कभी ये दिमाग के लिए जरूरी भी होता है ताकि जो सीखा है उसे मजबूत किया जा सके? बिल्कुल। कभी-कभी पठार एक कंसोलिडेशन का दौर होता है। हो सकता है कि आप कुछ नया ना सीख रहे हों, लेकिन आपका दिमाग पुरानी सीखी हुई चीजों को पचा रहा है, उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा कर रहा है।
जैसे एक धावक मैराथन से पहले कुछ दिन आराम करता है ताकि उसका शरीर मजबूत हो। तो हर पठार निराशाजनक नहीं होता, कुछ पठार जरूरी भी होते हैं। ये पहचानने की जरूरत है कि ये थकान वाला पठार है या तैयारी वाला। वाह, ये बिल्कुल नया नजरिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि सीखना एक सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव, मोड़ और कभी-कभी जरूरी ठहराव से भरा एक पहाड़ी सफर है। लर्निंग कर्व हमें उस सफर का नक्शा देते हैं, जबकि लर्निंग प्लेट्यू हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी रुकना, अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना और फिर आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। ये समझ सिर्फ एकेडमिक दुनिया के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ये जानना कि थकान, बोरियत या प्रेरणा की कमी के कारण ठहराव आ सकता है, हमें निराश होने के बजाय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाता है, न कि सिर्फ नतीजों पर ध्यान देना। इसी के साथ हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर सीखने की प्रक्रिया में पठार या ठहराव आना एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है, तो क्या असली कौशल कुछ नया सीखना है या फिर उन पठारों को धैर्य और सही रणनीति के साथ पार करने का तरीका सीखना है?